ईटीसी नेट फर्स्ट पेपर 2021 के हम पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल के बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो हम कल जहाँ तक किया था। आप क्वेश्चन नंबर 44 को रीड करें क्योंकि हम कल 43 तक कर चुके थे शायद। हाँ, 44 को रीड कीजिए और बताइए क्या हो सकता है। अच्छा, 44 तो कर चुके थे शायद ना। हाँ, 45। 45 में ठीक है, कोशिश कीजिए। प्रोपोजिशन इन ए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन रिजल्टेंट। फिर आपको ए, इफ ए इज फॉल्स, E is false, I is true. If E is false, A is false, E is true. I is false, A and O are undetermined. If O is false, E and I are undetermined. ये आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में से आपका एक जो सिलोजिज्म पढ़ा था हमने, वेन डायग्राम बनाकर किया था हमने। तो वेन डायग्राम को आप इसको इस तरह से आप मैथमेटिकली भी दिखा सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करो, बताओ कौन से होंगे। क्या बोला है कि इफ ए इज फॉल्स देन ई इज ट्रू, इफ ए इज फॉल्स देन ई एंड आई अनडिटरमाइंड और कांट श्योर। वेन डायग्राम बना के देखिए कौन सा हो सकता है इसमें से। जैसे हम बताते हैं, मान लीजिए कि ऑल का लगाते हैं इसमें, ए इज फॉल्स एंड ई, अगर मान लीजिए कि कहता है कि ई आप ई एंड आई आर अनडिटरमाइंड। ई ए अगर फॉल्स होती है और ई अगर आई अगर अनडिटरमाइंड होती है, जैसे बताते हैं कि कुछ आपका पेड़ जो है, सम ट्री आर, मान लीजिए कि सम ट्री आर फ्रूट एंड सम फ्रूट आर वाटर, मान लो। तो क्या ये पॉसिबल है कि सम ट्री आर वाटर? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। अगर डायग्राम हम ऐसा बना देंगे तो ट्री, फ्रूट और वाटर तभी हो सकता है। तब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, श्योर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, कि डी में जो बताया जा रहा है कि ऑप्शन डी जो बता रहा है ए के साथ फोर्थ, इफ ए इज फॉल्स, ए, ई एंड आई अनडिटरमाइंड। अभी बताया था, अभी आपको डायग्राम दिखा के कि डिटरमाइन हम नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। ए के साथ फोर्थ है तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो सिलोजिज्म किया था, हमने वेन डायग्राम से हमने ये देखा था कि इससे हमने कई तरह के हमने क्वेश्चन हमने किया था कि अगर कुछ पेड़ अगर फल है और कुछ फल अगर वाटर है, तो क्या कुछ पेड़ वाटर होंगे? तो इसको हम एग्जैक्टली कह सकते हैं। अगर आप किसी स्टेटमेंट के फेवर में अगर 10 डायग्राम बनती है और अगेंस्ट में अगर एक एक भी डायग्राम बन जाए, तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते।
तो क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ए के साथ क्या चौथा जाएगा, तो चौथा क्या डी में है, तो ऑप्शन डी सही होगा। बाकी आप चेक कर सकते हो। बी के साथ थर्ड है, बी के साथ मिला लोगे ई, ई इज फॉल्स एंड ओ, ए एंड ओ कैनॉट बी डिटरमाइंड। अगर ई फॉल्स है तो ये दोनों आपका डिटरमाइंड नहीं, अनडिटरमाइंड नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमने देखा कि अगर ये बोल देते हैं कि कुछ ट्री आपका फ्रूट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ट्री फ्रूट नहीं है, तो कुछ ट्री तो हो सकता है। ये मान लीजिए कि हम ऐसा बना देते हैं, तो ये पर तो दिखाता है कि नहीं है के लिए, ये तो है के लिए दिखाता है, और बताते हैं कि कुछ कुछ फ्रूट ट्री नहीं है, तो ये आपको नहीं नहीं है को दिखाता है, तो ये हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपका आता है एक पैसेज। इस पैसेज में आपका, इस पैसेज को रीड करके आपको इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर देने देने होंगे। पैसेज में क्या दिया है, several organization factors that cause stress, particularly task and role demands, are controlled by management and thus can be modified or changed. Strategies to consider include improved employee section, employee selection and job placement, training, realistic goal setting, redesigning of jobs, increased employees involvement, improved organizational communication, employee sabbatical, and corporate wellness programs. Certain jobs are more stressful than others, but as we have seen, individuals differ in their response to stressful situation. We know individuals with little experience or an external locus of control tend to be more prone to stress. Selection and placement decisions should take these facts into consideration. Obviously, management should not restrict hiring to only experienced individuals with an internal locus, but such individuals may adapt better to high-stress jobs more effectively. Similarly, training can be increased and individual self-efficacy and thus lessen the job strain. Individuals perform better when they have specific and challenging goal and receive feedback on their progress towards these goals. हम हमेशा फीडबैक के लिए, हम हर कोई मतलब फीडबैक चाहता भी है कि जो हम बता रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है। हाँ, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, ये उसमें बताया जा रहा है। Goal can be reduce stress as well as provide motivation. Employees who are highly committed to their goals and see purpose their job experience less stress because they are more likely to receive stress as challenges rather than hindrance. In addition to goal, feedback reduces uncertainty about actual job performance. The result is less employee frustration, role ambiguity, and stress. Redesigning job to give employee more responsibility, more meaningful work, more autonomy, and increased feedback can reduce stress because these factors give employees greater control over work and activities and less dependence on others. ये पूरा आपका एक पैराग्राफ होता है। इस पैराग्राफ के आधार पे आपको 4-5 क्वेश्चंस आपको दी जाती है, इसके पहले 5 ही दी जाती है हमेशा। ये 5 आपका जो है पूरा आपका ऐसे पूरा
इसको आप लोग बोध करते हैं इसको, कि आपको कब आपने कभी पहले से इसको पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर आपको आंसर आपको देने हैं। तो मैं इसको एक हिंदी में कर देता हूँ, कि इसके आपका पूरा जिसका जो पूरा अनुवाद मैं हिंदी में बता देता हूँ कि क्या मतलब इसमें बताना चाह रहे हैं। और इसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको सॉल्व करने होंगे। एक बार आप पढ़ने की कोशिश करें इसको, मैं छोटा कर देता हूँ। आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़िए, मैं इसको हिंदी में चेंज कर देता हूँ। सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस। तो उसको मैं पूरे हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ कि स्ट्रेस का मतलब आप दबाव कह सकते हो, कि दबाव के अनेक सांगठनिक कारक होते हैं, विशेषकर कार्य और भूमिका संबंधी मांगों, जो डिमांड होती है, जिन्हें प्रबंधक नियंत्रित करता है। इसलिए इन्हें संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। विचारणीय रणनीतियों के में बेहतर कर्मचारी चयन व कार्य स्थानन, प्रशिक्षण, यथार्थपरक बाह्य निर्धारण, कार्य का पुनः अभिकल्पन, बढ़ी हुई कर्मचारी भागीदारी, बेहतर सांगठनिक संप्रेषण, कर्मचारी विश्राम और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि शामिल है। कुछ अन्य की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं, परंतु जैसा कि हमने देखा कि दबावकारी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रत्युत्तर देते हैं। हम जानते हैं कि कम अनुभव अथवा बाह्य नियंत्रण वाले व्यक्ति अधिक दबाव प्रवण होते हैं। चयन और स्थानन निर्णय में इन तथ्यों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रबंधन को भर्ती के आंतरिक लोकस वाले अनुभवी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, परंतु ऐसे व्यक्ति उच्च दबाव वाले जॉब में अधिक प्रभावी रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। इसी तरह प्रशिक्षण से व्यक्तियों की स्वयं की प्रभाविता बढ़ सकती है, और इसलिए कार्य का तनाव भी कर सकते हैं कम हो सकता है। जब व्यक्तियों को सुस्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिलते हैं, और इन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि कहते हैं इसको, तो उनका प्रदर्शन क्या होती है, बेहतर होती है। लक्ष्य दबाव में कमी ला सकता है और अभिप्रेरणा भी प्रदान कर सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक समर्पित और अपने कार्य को उद्देश्यपूर्ण मानने वाले कर्मचारियों का दबाव कर्मचारियों का कम दबाव अनुभव होता है, क्योंकि इसकी अधिक आशा होता है कि दबाव को बाधा मानने के स्थान पर उनको वो एक चैलेंज यानी चुनौती माने। ऐसे सुस्पष्ट लक्षण ऐसे सुस्पष्ट लक्ष्य प्रदर्शन की अपेक्षा को जो एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, जिनके प्राप्त होने का बोध होता है। इसके आंतरिक लक्ष्य प्रतिपुष्टि प्रतिपुष्टि वास्तविक कार्य प्रदर्शन संबंधी अनिश्चितताओं को कम करती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी हताशा, भूमिका अनेकार्थकता और दबाव कम होगा। कर्मचारियों को अधिक दायित्व, अधिक सार्थक अधिक सार्थक देने का कार्य देने, अधिक स्वायत्तता और अधिक प्रतिपुष्टि देने के लिए कार्य को पुनः अभिकल्पित कर प्रेशर यानी स्ट्रेस को यानी कि दबाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स मतलब घटक कर्मचारियों को कार्य गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण देने देने अधिक नियंत्रण देंगे, और दूसरों
दूसरे पर जो उनका जो निर्भरता है उसको कमी करेंगे। तो ये आपका अनुवाद था इसका। इसको आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, होप कि आप हिंदी में करने वाले भी इंग्लिश को आप समझ जाएंगे, इसका आइडिया लग गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर द रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस फैक्टर्स। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सांगठनिक दबाव कारक को घटाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित होता है। पहले क्या आपका अचीवेबल गोल, एम्प्लॉय वेलनेस, कंपल्सरी लीव, टॉप डाउन कम्युनिकेशन। यानी कि अचीवेबल गोल्स मतलब जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ऐसा प्राप्त लक्ष्य। फिर आपका एम्प्लॉय वेलनेस यानी कर्मचारी की स्वास्थ्यता, और कंपल्सरी लीव मतलब अनिवार्य अवकाश, लीव देना ही देना है। और टॉप डाउन कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। तो आपको बतानी है इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नीचे एबीसीडी देकर रखा है, ए एंड बी, ए एंड डी, बी एंड सी और सी एंड डी। इसका आंसर आपको इसी पैसेज पैसेज पैराग्राफ से निकालनी है। सर सर आवाज बी। आ रही है मेरी? ए। वेरी गुड आपने। ओके हाँ अब बताइए, बाकी लोग बताएं। ए, आपने आंसर गोल्स ढूंढ एंड लिया। वेलनेस। वेरी वेरी गुड। जो लोग कर सर रहे हैं बहुत आवाज आ अच्छे। रही है? हाँ आ रही है, बहुत अच्छे है आपका आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, क्यों करेक्ट है बताइए। सर पैसेज के हिसाब से करेक्ट है। और पहली बात, कंपलसरी लीव देना ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो सी वैसे भी रिजेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी और डी रिजेक्ट हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर रही बात ए और बी ऑप्शन की, तो बी और डी को अगर कंपेयर करें तो एम्प्लॉय वेलनेस ये टर्म आया हुआ है इसमें। और वैसे भी हम भी सोच सकते हैं वेलनेस, क्योंकि हम योग के स्टूडेंट है, तो एम्प्लॉय अगर अंदर से खुश है, वेल हम्म। है, तो हम्म। ऑब्वियसली वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, स्ट्रेस कम होगा उसको। बिल्कुल तो सही। बी, ए ऑप्शन अच्छा है। बिल्कुल सही है। एक बात ख्याल रखिएगा, अभी आपने जो अपने आप से मतलब मैच करा लिया कि हम ऐसे भी जानते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसे होंगे आगे किसी और क्वेश्चन में कि भले ही आप उससे एग्री ना करते हो, आपको एग्रीमेंट नहीं होगा, आपको मतलब रियल लाइफ के से शायद आप उसको डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन जो पैराग्राफ में बताया गया है उसी को सत्य मानते हुए आपको बतानी है। अगर इस पैराग्राफ में ऐसा बताया गया होता कि आपका कंपल्सरी लीव जरूरी है, तो आपको वही आंसर चूज करने पड़ते हैं। इसमें हमारा मतलब हमारा खुद का व्यक्तिगत राय कुछ नहीं चलता। जो जानकारी दी गई है, अगर इसे ऐसा बोला होगा कि मतलब उल्टा कुछ बातें बोला होगा, तो उसको हमें सच मानने हैं और इस पैराग्राफ के बेस पे ही हमें आंसर देनी है। हमारे कुछ का चांद को सूरज बोल दिया तो सूरज मान लेना है। वो जो भी बोलेगा उसको मान लेनी है, क्योंकि आपको उसी में से आंसर देनी है। यहाँ पे इसी को यही देखा जाता है कि आप इसको कितना मतलब आप फोकस कर पा रहे हो। आपके खुद के अंतर्ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, आपके रियल हमारे जो नॉलेज होती है, आपको ऐसे बहुत से पैराग्राफ मिलेंगे जो आपके नॉर्मल नॉलेज से अलग होता है। और क्योंकि ये सब ये जितनी भी बातें हैं सब क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव तो है नहीं। आपका गुणात्मक बातें हैं, तो गुणात्मक में कोई बातें कुछ लोग ऐसे हो ही सकते हैं जो एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोगों को लग ही सकता है कि नहीं कंपल्सरी लीव सही है उनके, ये क्योंकि ये आपका क्वालिटेटिव है, मतलब कोई क्वांटिटेटिव नहीं है। इसलिए एग्जैक्टली जो बातें यहाँ बताई गई है उसी के बेस पे ही आपको आंसर देनी है, और यही ये देखना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। जैसे किसी जगह पे एक पैराग्राफ में दिया गया था जिसमें पतंजलि योग सूत्र में सूत्र आपका जो जो योग दर्शन का जितने भी आपका नंबर्स है उसका उससे अलग दिया गया था, 195 से अलग दिया गया था। अब उसमें शायद कितने 198 है पता नहीं, ऐसे कुछ दिया गया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें अलग दिया गया था। अब जब क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें 195 भी था, और वो भी था जो उन्होंने दे के रखा था। तो सही क्या था, जो उन्होंने दे के रखा था, और 195 जो लोग किए होंगे उनको उनका गलत हो गया।
जबकि हकीकत में क्या 195 ही तो तो है, वो ये क्योंकि देखना आपका चाहते थे हम पैराग्राफ को कितने अच्छे से समझ रहे हैं और क्वेश्चन एग्जैक्टली। से उसको कितना रिलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी को आपको लेनी है, ना कि अपने अंतर्ज्ञान को, अपने अपना पूर्व ज्ञान को नहीं लेनी है। जी सर। तो इसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम भटक जाते हैं कभी कभी। तो हमें ये इसमें क्वालिटेटिव बातों को हमें क्वांटिटेटिव में चेंज करनी है, मतलब जो बताएगा हमें खाली उसको लेना है। कोई अगर हो जिसको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा आपने हमको मतलब चेतावनी दे दी कि उसी हिसाब से जाना है। आपको उससे कुछ हटना ही नहीं है। आप जब यही क्वेश्चन ऐसे ही पैराग्राफ आपको वहां मिलेगा, सेकंड पेपर में मिलेगा, योग के पेपर में। और वहां मैंने कुछ पेपर में कुछ दिन पहले मैं योग का पेपर सॉल्व करा रहा था किसी को, किसी दूसरी जगह पे। तो मैं देख रहा था कि वहां पे आपका योग दर्शन पर ही पैराग्राफ दिया हुआ था। उसमें आपका जो टोटल नंबर है, आप नंबर्स जो है अलग थे, 195 नहीं था। और जो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में 195 भी दिए थे, और उनका जो दिए गए थे पैराग्राफ में वो भी दिए थे। अब वहां पे क्या होगा, अगर हम अपने मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर देखेंगे तो 195 को टिक करेंगे, जो गलत हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ख्याल रखें इसको। संजय जी बताए कौन सा आंसर होगा। संजय जी। सर जो मीना जी ने बताया वही होगा सर। लॉजिक सेमी है। जी सर, उसमें दिया भी है सर वेलनेस का पुष्पा जी आप क्या एक। बोलेंगे। पुष्पा जी हमारे साथ है। इसमें बोल के रखा है कि अचीवेबल एबल अचीव। पुष्पा जी हमारे साथ है क्या, और कौन हमारे साथ है। पूनम जी, मीना जी, ओके। ओके, तो इसे बोल के रखा है कि अचीवेबल गोल एंड एम्प्लॉयमेंट वेलनेस फ्रॉम द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस फैक्टर, ऑलरेडी बोल के रखा है। अब ये हकीकत में स्ट्रेस फैक्टर हो या ना हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब खाली इससे है कि यहाँ पे ये आपको ट्रू माननी है, मतलब जो बातें बताएगी उसको आपको सही माननी है। ओके, क्वेश्चन 47 का क्या आंसर होगा बताइए। डी। डी प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस सर डी। फीडबैक टू एम्प्लॉय। प्रोवाइडिंग, ओके। संजय परफॉर्मेंस जी। फीडबैक टू एम्प्लॉय। ओके, डी सर। प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस फीडबैक, फीडबैक के बारे में इतनी से इतनी बार उसमें चर्चा की गई है ऑलरेडी। तो 47 का डी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन है। ये लाइन एज इट इज आई है वहां पे। हाँ जी। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन एंड रोल एम्बिग्यूटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस फीडबैक टू एम्प्लॉय। आप देखो लाइंस देखो, इसमें दिया हुआ है एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन कैन बी अ productivity killer and it can stem from numerous causes. These can be include problems with the work environment, poor management, a poor digital employee experience, and more. Role ambiguity is a term used to describe the lack of clarity. देखो पूरा पैराग्राफ में पूरा मेंशन है। Certainty and or predictability one might have expected with regard to behavior in a job due perhaps to an ill-defined or ambiguous job description and or uncertain organizational objectives. अब इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर के हिंदी के दोनों में एक साथ प्रेजेंट कर सकूँ, दोनों पेपरों को मैं निकाल लूंगा। क्योंकि इससे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को अगर मैं अनुवाद कर भी दूंगा तो पूरा अनुवाद याद नहीं रहता है सबको। तो वो भी अगले अगले में कोशिश करूंगा कि दोनों पेपर को मैं दोनों ही लैंग्वेज पे आपके सामने रख सकूं। ओके, 40 इसका आपने बोला, डी बोला। तो देखा आपने 5 क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाती है, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर दी, इसमें आपको कुछ नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। ओके, 48 ए। का बता। अरे वाह, 48 का ए ए। क्यों ए होगा। सर। एम्प्लॉय विथ इंटरनल लोकस। मैंने अभी बताया आपको कि आप पूरा पैराग्राफ को पढ़ के वहां जो बातें बताई गई एग्जैक्टली उसी को फॉलो कीजिए। एक बार और देखिए 48 का क्या होना चाहिए।
Employee मैं who are highly committed to their goals and see purpose in their job experience less stress because they are more likely to perceive stress as challenge. ओके, मैं आपको एक कुछ लाइंस पढ़ता हूँ, आप इसको मैच कराइए. People with outside position of control are more prone to stress than others in the organization. In the organization, people with an external locus of control tend to be more stressed and prone to clinical depression. Those with a strong external locus of control tend to get stuck when buffeted by many unpredictable events of life. They are unable to make a choice, and his feelings of a lack of control leads to stress and sense of helplessness. ये सारे चीज मिला के होंगे ना. People with outside position of control. What type of people are more prone to stress than others in the organization? तो क्या होगा आंसर इसका? People with outside position of control. संजय जी क्या बोलेंगे? सर हमारा आज वो लैपटॉप काम नहीं कर रहा, तो इसमें फोन में बहुत छोटा समझ नहीं आ रहा थोड़ा. मैं बड़ा कर दूं? नहीं, वैसे तो इससे बड़ा हो रहा है, तो मतलब लेफ्ट राइट वो बड़ा दिक्कत थोड़ी हो रही है उसमें. अच्छा. मतलब आधा क्वेश्चन इस साइड है और वो पैराग्राफ लेफ्ट साइड है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है. सर कहाँ से उठाया आपने आंसर को? आप देखो जहां ये बताया गया है जी कि आप आउटसाइड. मार्कर कर्सर उस पे ले सकते हैं क्या, कहाँ पे बताया गया है? आप बात मेरे इसमें ना अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, पैराग्राफ में बोल रहे हैं. ये बहुत छोटा है, बहुत मोटा हो जाता है इसमें. आप देखो इसमें, देखो रीड करो. जहां पे आपको बोला गया है कि आउटसाइड पोजीशन आपका जो है पीपल का, इंसान का जो आउटसाइड पोजीशन में जहां पे बोला गया है कि पीपल विद एक्सटर्नल लोकस के बारे में जहां बताया गया है. पीपल विद एन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. लोकस शब्द तो एक स्टार्टिंग में आया है, हायरिंग के नीचे है एक बार. पढ़ो दूसरा आप कहाँ है? पूरा मीनिंग का पढ़ो, देखो क्या बोलते हैं इसमें. Several organizational factors that cause stress, particularly task and role demands, are controlled by management and thus can be modified. अच्छा, आप सेकेंड पेज पे जो अभी प्री डिजाइनिंग जॉब टू गिव एम्प्लॉय मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर मीनिंगफुल वर्क, मोर एंड ऑटोनॉमी एंड इंक्रीज्ड फीडबैक एंड रिड्यूस, नहीं वो नहीं है. इसमें Strategies to बताया. consider employee selection. Certain jobs are more stressful than others, but individuals represent. We know that individuals with little experience or an external locus of control tend to be more prone to stress. हाँ हाँ, उसी को देखो, उसी को पढ़ो उसका. We know individuals with little experience or an external locus of control tend to be more prone to stress. हाँ, आगे बढ़ो. Selection and placement decisions should also take these into consideration. Obviously, management should not restrict hiring to only experienced individuals with an internal locus. But मतलब internal locus वाले अच्छे होते हैं, less stress में रहते. But such individuals may adapt to higher stress jobs more effectively. Similarly, training can increase an individual's self-efficacy and does lessen job strain. Individuals perform better when they have specific and challenging goals and receive feedback on their progress towards their goals. These goals can reduce stress as well as provide motivation. Employees who are highly committed to the goals and seek purpose to the job experience less stress.
because they are more likely to perceive stress as challenge rather than an hindrance. In addition, goal नहीं इसमें सर ये लाइन कहीं पे भी नहीं है. People with outside position of मीनिंग देखिए ना, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस देन द अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहाँ से हो गए? व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस देन अदर्स इन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो बाहर से जो लोग आते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे. अंदर के जो लोग काम कर रहे हैं वो तो करते करते हैबिचुअल हो जाते हैं कि डेली इस चीज को फेस करना देखना है, वो ठीक है ठीक है. लेकिन अगर बाहर से जो अगर कोई आता है तो उसको इस चीज पे पता नहीं होता. अब जैसे मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप किसी के घर में, या अगर आप कोई सिचुएशन को देख रहे हो तो पहले बार क्या होगा, आपको थोड़ा सा आपको और लग सकता है. लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार अगर उसी को रिपीटेड देखोगे तो आपको माइंड जो है, अरे वो ऐसा ही ऐसे चलता रहेगा, कोई बात नहीं, चलो, तो आप उसका हैबिचुअल हो जाते हो. लेकिन अगर अचानक अचानक अगर कोई बाहर से आता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है और एक पर्टिकुलर बंदा वहां पे ऐसा है, या कोई कॉलेज में या क्लास में कुछ ऐसा कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग फैक्टर है. तो पहले पहले क्या होगा कि आपको बहुत मतलब और लगेगा. लेकिन जैसे जैसे दिन जाएगा वो आप उससे मतलब हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा. लेकिन उसी जगह पे अगर अचानक कोई बाहर से कोई इंसान आएगा तो उसको बड़ा स्ट्रेस लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए. तो किसको ज्यादा स्ट्रेस लगेगा? स्ट्रेस उसको होगा पीपल विद द आउटसाइड पोजीशन ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल के, क्योंकि उसके लिए कंट्रोल के बाहर होगा वो. तो इसलिए क्या होगा इन हाँ, चारों में. वैसे भी पहली 3 लाइन नहीं सूट होती है क्योंकि उन्होंने बोला है इंटरनल लोकस वाले कम स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो भी कम स्ट्रेस में रहते हैं, और हाँ हु आर असाइन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी कम स्ट्रेस में है. तो क्वेश्चन अगर स्ट्रेस वाला पूछा है तो ऑब्वियसली फोर्थ सूट होता है. हाँ सर इसमें फर्स्ट में भी अगर इन्होंने वर्ड चेंज कर दिया ना, जैसे यहाँ एक्सटर्नल दिया हुआ है लेकिन हाँ इन्होंने इंटरनल डाल दिया. हाँ, बात एक में निकलती है. हाँ, और इंटरनल में कौन सा, अगर स्ट्रेस कम होगा तो एक्सटर्नल में ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी तीनों से ऊपर का कोई मैच ही नहीं करता. हाँ, तीनों को मैच नहीं करता है. हाँ, तीनों को मैच नहीं करता है. तीनों को कोई मैच नहीं करता, तो डी सही होगा. सर इधर पीपल विद आउटसाइड पोजीशन ऑफ कंट्रोल से इनका क्या कहने का मतलब है कि यदि हम काम कर रहे हैं, आज मेरा बॉस है, लेकिन कोई बाहर का आके मुझ पे बॉसिज्म करता है तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि बॉस तो बाबा ठीक है उसका पोजीशन इसलिए कर रहा है, लेकिन बाहर का आदमी क्यों कर रहा है बॉसिज्म मेरे पे. मतलब इसका ये मतलब मीनिंग है ये लाइन का, या क्या लाइन का मीनिंग है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसका हिंदी में करें इसको, तो संगठन में दूसरों की अपेक्षा अधिक दबाव प्रवण वाले लोग किस प्रकार के होते हैं. मतलब ज्यादा जो प्रेशराइज होने वाले लोग कैसे होंगे. तो नियंत्रण के बाहरी पद वाले लोग, मतलब जैसे मान लो अगर आप एक किसी कंपनी में आप मतलब सपोज आप एमटीएनएल पे आपके ऑफिसर हो, और आपका काम क्या है कि आपका जो बिल को सही करने का आपका अधिकार है. अब वहां पे किस तरह के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे वो आप डेली करते हो, तो आपको क्या होता है, मतलब माइंड एक मतलब हैबिचुअल बन गया है, तो आपको दबाव नहीं आएगा. लेकिन आपके जो साथ में जो रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं वो भी लोग डेली रखते हैं, तो उनको ज्यादा कुछ नहीं होगा. लेकिन अचानक किसी नए किसी मान लीजिए कि इंसान का किसी का वहां पे भर्ती होता है, मतलब उसको जॉब लगता है, तो वो बैठता है पहले दिन, और जब बैठता है तो उसको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, मतलब उसके लिए मतलब बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे जो मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने चीर फाड़ होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो डेली देखते हैं. लेकिन पहले दिन जब प्रैक्टिकल में गए होंगे तो उनमें से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो ब्लड वगैरह देखना उतना मतलब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है. लेकिन वो डेली क्लास करते करते अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने क्लास उन्होंने कर लिया है तो फिर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन उसी समय अगर नया किसी का एडमिशन होगा या ऐसा कोई देखने जाएगा तो उसके लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि वो बाहर बाहर से है, मतलब वो उस जगह से, उस पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से है, आउटसाइडर है. अच्छा सर. फिर अगला कीजिए 49 बताइए. सर इसमें ई तो आना ही आना है, हम्म ये बी और डी हो सकता है, ए और बी कैंसिल हो गया. हम्म और बी भी आना है इसलिए बी हो गया, तो बी सही है. बहुत बढ़िया, सही मायने में आपने मेरी बात को पूरा पकड़ लिया, पूरा कैसे सॉल्व करते हैं भले आसान. बाकी लोग, कई लोग ऐसे ऐसे करते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि लोग शेयर नहीं करते ज्यादा.
तो जिन्होंने भी ऐसा कर रहे हो, तो ये आप एक एग्जांपल हो, आप हो संजय जी हो, आप लोग एग्जांपल हो कि अगर रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन या फिर कोई एक करेक्ट को अगर ले लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना ही है, तब भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल सही है आपका। और इसमें अगर देखेंगे तो थोड़ी सी अगर हम मतलब इसमें इसको अगर हिंदी में अगर बदल दें इसको, तो सांगठनिक दबाव को घटाने के लिए इस पैराग्राफ में गद्यांश में जो सुझाए गए उपाय है, वो उपाय के लिए आपको 5 बातें बताई गई है। पहले क्या है, इसको हम हिंदी में चेंज कर दे रहे हैं। हायरिंग ऑफ sorry, the measure suggest in the passage to reduce organizational stress are, आपका पहले क्या होगा हिंदी 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 से, कर्मचारियों की पुनः तैनाती। मतलब आप दोबारा कर्मचारी मतलब जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, वो एम्प्लॉयज का आप दोबारा उनको अपने काम में बहाल कर रहे हो, तो कर्मचारियों की पुनः तैनाती पहला। और दूसरे का होगा कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण, अलाउइंग वर्कर मोर कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटीज। मतलब कर्मचारियों को उनके क्रियाकलापों पर अधिक नियंत्रण देना। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रदर्शन न करने वाले की छटनी कर देना, मतलब उनको निकाल देना। चौथा क्या है, विशिष्ट लक्ष्यों का पुनर्वितरण। और फिर आपका पांचवा क्या है, कार्यों का पुनः अभिकल्पन, रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब। ऐसे कुछ वर्डिंग ऐसा लगता है कि मुझे तो इंग्लिश ज्यादा सही लगता है, आपका रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब समझना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अगर हिंदी बोले इसको, तो हिंदी में अगर आपका आ जाएगा कार्यों का पुनर्अभिकल्पन। फिर भी मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, और इसके बाद में तो कोशिश इसका करूंगा। आंसर सी आएगा। आप सी बता रहे हो आंसर, सी क्यों बता रहे हो? मैंने पढ़ा तो वो ऑप्शन में यही मुझे सही लगा, ठीक है, जैसे ओके कि बी मुझे सही लगा तो वो ऑप्शन में मैंने सी को सिलेक्ट किया। ओके, ठीक है। आप देखो इसमें से जो आपका आंसर में से पहले क्या कौन सा होना ही होगा, कौन सा पक्का होना ही है, तो बी तो होना ही है, अलाउइंग वर्कर मोर कंट्रोल ऑन देयर एक्टिविटीज। उसमें अगर बार बार इंटरफेयर करते रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो बी तो होगा ही। अगर बी होगा तो ये डी खत्म हो गया। अब देखो आप सी बता रहे हो ना, तो बी तीनों में है, और क्या क्या आपका अलग है। ऑप्शन बी में बी और आपका ई है और ए है, और ऑप्शन सी में सी है और डी है। तो किसी एक को चेक कर लो, क्या सी हो सकता है? सर हाँ बोलिए। पैराग्राफ में अगर लाइन पकड़े तो रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब्स आ गया है लाइन, हाँ टू रिड्यूस द स्ट्रेस, तो ये हाँ, पक्का है कि पक्का है, अच्छा, एग्जैक्टली ये पक्का है, तो क्योंकि इसीलिए हमने ए और सी पहले कैंसिल कर दिया। ओके, तो आप समझ पा रहे हो क्या होगा इसका, जो हमें कौन कौन से आपका जो ए से लेकर ई के ई तक के जो दिया गया इसमें, तो डी में क्या बता रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक गोल। मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक गोल का विशिष्ट कार्य का पुनर्वितरण। मतलब आपको एक गोल दिया गया, तो आपसे मान लो कि आपको दिया गया कि इस मंथ जो है आपका 1 करोड़ का आपका टर्नओवर या 50 लाख का बिजनेस लानी है, लेकिन आपका नहीं हो रहा, आपका तनाव बढ़ गया। तो फिर हम क्या करें, तनाव घटाने के लिए आपको मैंने गोल को चेंज कर दिया कि चलो भाई 50 लाख नहीं, आप 40 लाख लाओ। अगर ऐसा कोई कंपनी करता रहे, क्या क्या ऐसी कोई बात इसमें बताया गया है पैराग्राफ में? रीडिस्ट्रीब्यूशन के जरिए गोल का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब, किसी काम के दोबारा आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कुछ पैराग्राफ इसमें बताया गया है पैराग्राफ में? तो ये तो नहीं बताया गया। यहाँ पे स्ट्रेस को कम करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, उसमें ये बात कहीं नहीं है कि किसी के गोल को दोबारा सेट कर दो। अगर ये बताया गया होता तो हम ले लेते। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें अपना पूर्व ज्ञान का अप्लाई नहीं करनी है, जो यहाँ बताई गई उसी को लेनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये
और ये प्रैक्टिकल लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा इस तरह का कोई अप्लाई कर लेगा तो ये सारे मैक्सिमम जिनके पास तनाव नहीं होगा वो भी बताएगा मेरा तनाव है, तो फिर कंपनी कैसे चल पाएगी? कंपनी का जो अपना जो टारगेट है वो कैसे पूरा कर पाएगा? अगर कंपनी टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा तो फिर वो घाटे में चले जाएगा, तो फिर सबकी जॉब चली जाएगी। तो ये सब चीजें है, लेकिन हमें उसमें जाना नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का अंतर ज्ञान है। अगर ये लाइन इस पैराग्राफ में कहीं पे है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक गोल, तब आप डी को इंक्लूड करोगे। और ये बात कहीं भी इस पैराग्राफ में नहीं दिया है कि तनाव को कम करने के लिए हम जॉब किसी स्पेसिफिक गोल को दोबारा हम सेट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए क्या होगा आपका, ये क्या ऑप्शन सही होगा? हम ये डी वाला स्टेटमेंट हम ले सकते हैं क्या? डी वाला हम नहीं ले सकते, तो ऑप्शन सी के साथ जो है डी है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ये कट गया। जिन्होंने पूछा था क्लियर हो गया ना, जिन्होंने सी बोला था? यस सर, क्लियर है। समझ गए ना? क्योंकि ये बात है, हमें इस पैराग्राफ में होना चाहिए। हम जिसको भी लेंगे, अगर पैराग्राफ में बोला है कि मतलब आपको अगर कुछ गलत भी बोला है तो आप उसी को लेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलेंगे। अब मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ आ गया जिसमें बायोलॉजी के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में बताया गया है कि भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया ये होती है, आपका इस तरह से आपका जो गोल्जी का कैसे होती है, फिर आपका मान लो कि न्यूक्लियस ये होती है, सारा कुछ बताया गया। और उस पैराग्राफ में अगर जो एक्चुअल में होता है उसका उल्टा कुछ अगर बताया गया होगा, तो उसको लेकर ही आपको आंसर देने पड़ेंगे। उसका जो आंसर होगा उसी को, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा उसी को आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आप उस समय ये नहीं कर सकते कि ये तो पैराग्राफ गलत दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन भी सही होगा। गलती हम यही करते हैं, अक्सर ये गलती करते हैं कि हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको मतलब जज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाती है। लास्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द जॉब, बताइए। सर इसमें सी होना चाहिए। सर इसमें डी कंपलसरी आएगा, परसेप्शन ऑफ हिंड्रेंस एज चैलेंजेस, ये लाइन आई है। वेरी गुड। तो आप बताओ कि आपका ऑप्शन कौन सा लोगे आप एबीसीडी में? वन इसमें ए और सी कैंसिल कर दूंगी, बी और डी में अभी मुझे ए और सी का क्या है चेक करना है। ठीक है, चेक कीजिए, बताइए। सर इसमें चैलेंज दिया है लेकिन इसने उल्टा दिया है, परसेप्शन ऑफ हिंड्रेंस एज अ चैलेंज, रेदर देन लेकिन इसमें कुछ और कहा है इन्होंने। हाँ हाँ, इन्होंने स्ट्रेस एज अ चैलेंज रेदर देन हिंड्रेंस बोला है, उल्टा बोला है सर इन्होंने। हाँ, आप बताइए कि इसमें से आप तो अगर चुनाव इसलिए डी नहीं ले सकते सर, मैंने सी चुना है। आप बोल रहे हो बी एंड सी बोल रहे हो आप? सर सी बोल रहा हूँ मैं, बी एंड सी। यस, हाँ, ऑप्शन सी बोल रहे हो ना? सर, सी, बी एंड जी। सी। बस सबको बी एंड सी बोल रहे हैं। यस सर, सी ऑप्शन। फिर से सोचिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द जॉब स्ट्रेन, हायरिंग ऑफ ओनली यंग पीपल? सर डी ऑप्शन आएगा। हाँ, ऑप्शन डी सही है। आप अच्छे से सर पूरा लेकिन सेंटेंस में तो रेदर देन हिंड्रेंस सेंटेंस ऐसे बोला चेंज है है ना। सर। आप इसको हायरिंग ऑफ ओनली यंग पीपल पहला बोला है, दूसरा बोला है एम्फेसाइजिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, और तीसरा बोला है कमिटमेंट टू द जॉब, एंड चौथा बोला है परसेप्शन ऑफ हिंड्रेंस एज ए चैलेंजेस। सर एम्फेसाइजिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा अगर हम एम्फेसाइज करेंगे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को, तो वो हाँ, बी वाला ए और बी तो नहीं आएगा उसमें, तो सी और आंसर डी डी ही करेक्ट बचता है है। क्या सर? हाँ, आंसर डी करेक्ट है। हाँ, करेक्ट तो है, लेकिन कैसे बताइए? हाँ सुनिए, मैं एक्सप्लेनेशन दूं। हाँ, बताइए। कमिटमेंट टू द जॉब ये तो स्ट्रेट अवे दे दिया है कि एम्प्लॉइज हु आर हाईली कमिटेड टू देयर गोल्स एंड सी पर्पस इन देयर जॉब, ये वाले लेस स्ट्रेस करेंगे, राइट? तो ये तो ऑप्शन सिलेक्शन होना ही है, सी। तो सी अभी सी या डी में है, तो ए और बी ऑप्शन कट हो गए। अभी हमें देखना है बी और डी में कंपेयर करना है कि एम्फेसाइजिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन ऑफ हिंड्रेंस एज चैलेंज,
तो चाहे यहाँ लाइन क्या कही है, उस लाइन को हम ठीक से पढ़े। परसीविंग स्ट्रेस एज चैलेंज rather देन हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट, तो स्ट्रेस को हमें चैलेंज की तरह लेना है, ऐसा बोला गया है, रुकावट की तरह नहीं, राइट। हाँ परसेप्शन ऑफ हिंड्रेंस एज चैलेंज, चाहे हम स्ट्रेस को चैलेंज की तरह ले, चाहे रुकावट को चैलेंज की तरह ले, हमें जो भी है, रुकावट है या स्ट्रेस है, उसको हमें चैलेंज के तौर पे लेना है। इसलिए हमें डी ऑप्शन सही लग रहा है। जी मीना जी, और बाकी सबको क्लियर हो गया। एक्चुअली जो इसके अंदर जो पैराग्राफ के अंदर जो मीनिंग है, हो सकता है कि ये हिंदी में मैं एक साथ मैंने डिस्प्ले नहीं किया, मैंने खाली अनुवाद किया था। तो मैं अगले क्लास से मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ इसमें कि मैं इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ मैं अलग अलग पीडीएफ हाँ में। सर, इसमें इंग्लिश में मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इसीलिए हम लोगों ने। कोई नहीं, ये लग रहा है कि मुझे भी, क्योंकि बड़ा सा पैराग्राफ है ना, छोटा तो हम एक लाइन में अनुवाद कर देते हैं, तो बड़े पैराग्राफ है इसमें। जो आपका आएगा, अगर आप देखोगे इसको, जो अनुवाद के अगर कर देते हैं इसको, तो क्या बोला है, कार्य के प्रति समर्पण और बाधा को चुनौती मानने का बोध क्या करता है, कर्मचारी के तनाव को घटाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण, सुस्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य से संबंधित प्रतिपुष्टि, अभिप्रेरणा और उनके उनके कार्य तनाव को घटाते हैं। इस तरह का चीजें जो आपको ये रिड्यूस कर रहा है, इस हिसाब से जो है आपका कौन सा जो स्टेटमेंट दी गई है, उन स्टेटमेंट में क्या होगा, 3 और 4 ही आपका लगे, मतलब ज्यादा आपका वो है, मतलब एप्रोप्रिएट है, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है। सर ये तो फ्री के नंबर लग रहे हैं इस तरह के पैसेज। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिस करोगे तो आप जानते हो, मैं अगर आप एक स्ट्रैटेजीज बनाओगे, ये 5 क्वेश्चन और सेकंड पेपर के 10 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन में का 30 मार्क्स आप फ्री फंड का ले सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो। और ये आपका हर पेपर में एक पैराग्राफ आनी ही आनी है, आना ही आना है, क्योंकि वो आपका यूनिट शायद 3 में है, शायद बोथ का जो है इसमें। सर इस बार मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुए थे, इसमें से बाकी सारे सही थे। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे, पैसेज में बना के करोगे बहुत अच्छा कर लोगे, तभी तो हम पेपर को ज्यादा वो कर रहे हैं। मतलब पेपर का आज मुझे मैंने आज इस एक और पेपर का मैंने सेट किया था कि 2019 के लिए, इसको हम कल करेंगे इसको। और ये पेपर मुझे पता है कि मुझे ये देखना है कि इसके बाद एक पेपर कराने के बाद इसमें आप कितना अच्छे से कर पाते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाए मुझे, और मैं एक ही पेपर के सेट को मैं दोनों में कर सकूं, ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को ये पेपर खत्म हो जाती है 2021 का पेपर। 2021 का पेपर बाकी पेपर से थोड़ा सा अलग था, मैंने भी इसको नोटिस किया कई जगह पे। इसके पहले के जो पेपर से आप लोग स्मूथली ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, और इन्होंने ऐसा कुछ जगह मिलता है कि कभी कभी कुछ पेपर का लेवल जो है किसी किसी ईयर में अलग कर देते हैं। आप इसको देखो, इसको पढ़ोगे आप फट से कर पाओगे। एक बार अगर इसको पढ़ के देखते हो, देखो बोलो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। ए बी सी डी कौन सा होगा। When the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of a teacher and more initiative for self-learning is evident, which of the following expression will be described the teacher's most appropriately? Teacher is a टीचर इज successful। इफेक्टिव। हाँ, अब मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूँ। टीचर इफेक्टिव इज, होगा सर। हाँ, टीचर इज सक्सेसफुल, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर इज इंटेलिजेंट, टीचर इज प्रैक्टिकल। तो बी आपने क्या, ऑप्शन। बी और इफेक्टिव होगा सर। बिल्कुल। कितना आसान से कर लेना, बोलो। कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, कितना सा इजी हो गया। इस पेपर का हम कल करेंगे इसको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इससे देखो आप अभी आपने क्या पाया कि आपने खुद बोला ना कि 5 नंबर तो फ्री का, 5% फ्री का मिलता है। ये यही फायदा होता है कि आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें बहुत जल्दी मिल जाती है जब हम 4-5 पेपर कर लेते हैं, और काफी हद तक आपको खुद भी मतलब पता चलता है कि किस यूनिट पे ज्यादा आपको फोकस करनी है, और आप हमें फीडबैक देंगे
आप लोगों से ये भी है कि आप लोग ग्रुप पे आप लोग डालो कि आप लोगों का किसका कौन सा यूनिट ज्यादा टफ लगता है, तो ज्यादा जो मेजोरिटी जिसमें आएगा उसमें हम उसको दोबारा इस यूनिट को पूरा दोबारा समझाऊंगा, दोबारा करेंगे, या उसके उसके ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग वो चीजें सही हो जाए। क्वेश्चन 2 कीजिए। बी एकदम सही था पूरा। सर ए ऑप्शन सर। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए होगा। जी सर। बाकी लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा। द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड विद द, किससे होगा, लेइंग, ये ऑप्शन सर, एग्जैक्टली, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। वेरी वेरी, फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग सर। बहुत अच्छे। थर्ड करो, पीयर ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन इन ए क्लासरूम हेल्प्स इन। अब बताओ कितनी इजीली, पहले पेपर देख रहे हो, पहले पेपर के कंपैरिजन में आप लोग ज्यादा स्मूथली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? इसी को मैं बोल रहा था, आप किसी को अगर नहीं भी आता है वो खाली स्टडी करे, खाली ऑब्जर्व करे, धीरे धीरे। मैं सालों से कल क्लास ले रहा हूँ, मैं हर बार देखता हूँ ये बहुत ग्रोथ आती है। आप लोग खाली जिसको नहीं आ रहे हो खाली ऑब्जर्व करो, देखो धीरे धीरे आप आ जाओगे। कैसे नहीं होता है कि आप दूध में पानी मिलाओ तो क्या होती है, एक बार पानी दूध और दूध पानी एक साथ हो जाती है ना, ऐसे आप लोग का सबका ग्रोथ होता है करते करते। पीयर ग्रुप सर इंटरेक्शन इज ए, हाँ बताओ थर्ड का सर क्या ए होगा? होना चाहिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली राइट, ए इज करेक्ट। मीना जी क्या होगा, ए होगा ना? सर इसमें दोनों सही नहीं, मतलब मुझे ए और बी दोनों सही लग रहा है कि रियलाइजेशन ऑफ वन मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, चलो वो उसमें आ जाएगा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। आपको एक ही लेकिन खुद की अगर हम पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन करते हैं तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो भी तो रियलाइज हो जाती है ना। हाँ, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इज इन अ क्लासरूम क्या करता है, हेल्प इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल टू लर्न एंड ग्रास्प कंसेप्ट इजीली। यही आपने पढ़ा आपने इसमें पीयर ग्रुप में। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि आपका ए, आपको तो चूज तो आपको एक ही करनी है ना, दो तो आप नहीं कर सकते। हाँ, तो रियलाइज, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेनिफिशियल है, सही है। अब देखिए एक पेपर सॉल्व करने के बाद आपको कितने ज्यादा आपका रिदम आ गया। फोर्थ सर, फोर्थ का सी होगा। फोर्थ का सी होगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हो? जी सर सी होगा। तो बताओ, आप तो मतलब निकाल लिए 5 क्वेश्चन अच्छे, पांचवे बोले क्या होगा? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज कोई टू, मुझे एक्सप्लेन करेगा ये चौथा? हाँ जी, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये क्यों सी ऑप्शन है? वो सर ने बताया था ना, हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरा डिपेंड करता है ना हाइपोथेसिस के ऊपर कि आप किस चीज पे रिसर्च करने वाली है, वो बेस होता है हाँ हाँ आपका, हाँ हाँ। पूरा आईना होता है एक, और स्पेसिफिक भी होना चाहिए, इससे पे स्पेसिफिक भी होना ऐसा चाहिए नहीं हो उसमें। कि हम जनरलाइज नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। पांचवे में आ जाओ। आप देख रहे हो पेपर सॉल्व करने में कितना फायदा हो रहा है। आप बताओ फटाफट फटाफट आप आंसर तक पहुंच रहे हो। पांचवा देखो, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज टू यूज ऑफ वंस कॉग्निशन मेटाकॉग्निशन। बताओ कौन से होंगे, बताओ पांचवे का। सर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। रिफ्लेक्टिव का प्रैक्टिस जो होती है इम्प्लाइज क्या करता है कि आपका मेटाकॉग्निशन भी जाता है। ये मेटाकॉग्निशन मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है एक मेथड होती है जो असाइनिंग करता है हमारे खुद के थॉट्स को या एक्शंस को, जो हमारे जो पर्पस होती है कि पर्सनल लर्निंग, खुद के लर्निंग के लिए, पर्सनल लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए जिसका पर्पस होता है उसमें ये काम आता है। आप कह सकते हैं कि मेटाकॉग्निशन ये रेफर करता है किसी एक पर्टिकुलर मतलब इंसान का, पर्टिकुलर बंदे का अवेयरनेस को और उसके एबिलिटी को, ताकि वो रेगुलेट कर सकते, जो अपने सोच को जो रेगुलेट करता है। ये अक्सर हम कहते हैं कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इस नाम से भी इसको पुकारते हैं, जो सोच के बारे में सोच, हिंदी में कहते हैं इसको। या कह सकते हैं कि कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन। तो इसलिए इसलिए जो आपका ये ऑप्शन बी सही होगा, मेटाकॉग्निशन। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, सिक्स का सी होगा सर। 6 का सी होगा। 6 का उसमें बाकी लोग क्या प्राइमरी बोलते हैं? सोर्सेस होगा सर, बिल्कुल प्राइमरी 6 का सोर्सेस C होगा। हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये पेपर इंटरव्यू प्राइमरी सोर्सेस हो। आपने एक पेपर करने के बाद कितने इजीली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, इसी को मैं बता रहा हूँ। बहुत फायदा होगा किसी को, मतलब आप पेशेंस रखो। 4-5 पेपर के बाद आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट पेपर में आप काफी अच्छा करोगे। तो हम कल इसको करेंगे।
और मजा आ रहा था ना, कितना जल्दी से आंसर हो रहा था। यही यही मतलब हमें सर इस अब के पेपर्स ना थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ये लोग पैटर्न थोड़ा सा ना क्वेश्चन की। पैटर्न चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनका ये नहीं कि एक बार कर रहे हैं। आप देखो कि अगर 10 साल का पेपर सॉल्व करेगा ना तो कुछ कुछ जगह पे करते रहते हैं वो बीच बीच में। ऐसा नहीं कि आपका मतलब अगला पेपर ऐसा कठिन नहीं आएगा या हाई लेवल का ही आएगा, ये हाँ जरूर। सर जरूरी नहीं है कि किस लेवल का है। तो अब अगर कल हम 2019 का पेपर हम सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा बस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बस अभी अभी एक क्लास चल रही है, बस ये अभी 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सबका नम प्रणाम, आप सबका मंगलमय हो। धन्यवाद। धन्यवाद थैंक सर, यू सर, हरिओम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। एक्चुअली मेरा क्लास होता है 10 बजे एक और, इसलिए हरिओम सर। हरिओम हरिओम।